नमस्कार, स्वागत है आपका जनगणमन 24/7 पर, जो कि मेरा यूट्यूब चैनल है। आप उसे लाइक करें, सब्सक्राइब करें और लगातार मैं एप्स्टीन फाइल्स को लेकर अभी नहीं, जब से ये पूरा प्रकरण शुरू हुआ है, एक के बाद एक हम एपिसोड्स कर रहे हैं। इसमें जो भी चीजें, जो भी एंगल नजर आ रहा है, उस एंगल को आप तक मैं पहुंचाती रही हूं। अभी तक लोग इसे सोच रहे थे कि एप्स्टीन फाइल्स एक सेक्स स्कैंडल है, लेकिन अब कुछ ऐसे दस्तावेज सामने आए हैं, कुछ ऐसी फाइल सामने आई हैं, कुछ ऐसे वीडियोस, कुछ ऐसे ईमेल सामने आए हैं, जिससे कि ये पता चलता है कि ये केवल सेक्स स्कैंडल नहीं था, बल्कि ये एक बड़ा पॉलिसी स्कैंडल था, यानी कि नीतियों का स्कैंडल, कि किस तरीके से जेफरी एप्स्टीन नीतियां भी बनवाते थे और ऐसे ऐसे लोगों के वो संपर्क में थे, और वो लोग जो कि प्रधानमंत्री मोदी के भी संपर्क में थे। मैं ये नहीं कह रही हूं कि मोदी जी का उनसे डायरेक्ट लेना देना था, लेकिन मोदी जी का जरूर ऐसे लोगों के साथ उठना बैठना था जो कि जेफरी एप्स्टीन को बड़े अच्छे से बात भी करते थे, उन्हें ईमेल्स भेजते थे। और सबसे जो पहला मैं आपको एग्जाम्पल बताना चाहती हूं, जो अभी की सबसे जो ताजा खबर है, जो अभी की लेटेस्ट है, वो है जो अभी का है कि टॉमस मेसी जो रिपब्लिकन है, उन्होंने ये कहा है कि जो हटाया गया व्यक्ति था, जिसका नाम हटाया गया था उस टॉर्चर वीडियो का, आपने देखा होगा कुछ टॉर्चर वीडियो आया था जिसमें लड़कियों को टॉर्चर किया गया है, उनकी प्रताड़ना हो रही है। वो टॉर्चर वीडियो आपको याद है, आपको पता है किसने भेजा है? ये टॉमस मैसी जो रिपब्लिकन है, उन्होंने बताया कि इसको भेजने वाला व्यक्ति और कोई नहीं था बल्कि सुल्तान अहमद बिन सुलायम। अब आप ये सोचिए कि मोदी जी तो उनके साथ मीटिंग भी कर चुके हैं। अब ये जो ईमेल है, इसकी तस्वीर मैं आपको दिखाऊंगी स्क्रीन पर, कि जेफरी एप्स्टीन द्वारा ये मेल भेजा गया है और वो पूछ रहे हैं कि वेयर आर यू, आई लव द टॉर्चर वीडियो। ये पूरा एक प्रकरण सामने आया है, ये सुलेमान साहब का है, सुल्तान अहमद बिन सुलेमान। अब इनका जो लेना देना है, ये देखिए, पीएमओ इंडिया, वो प्रधानमंत्री मोदी से भी मिल चुके हैं। पीएम नरेंद्र मोदी हैड अ मीटिंग विद सुल्तान अहमद बिन सुलायम, द ग्रुप चेयरमैन सीईओ ऑफ डीपी वर्ल्ड इन गांधीनगर में उनसे मुलाकात हुई थी। उन्होंने डिस्कस क्या किया? दे डिस्कस द डीपी वर्ल्ड्स प्लान्स to further bolster investment in India, especially pertaining to creating sustainable green and energy efficient ports and world class sustainable logistic infrastructure. ये पीएमओ इंडिया ने इसको कोट किया था और वो ट्वीट की कॉपी आप इस पे देखेंगे। तो ये देखिए, तस्वीर ऐसे साहब की है, हमारे साहब के साथ, यानी कि मोदी जी के साथ, और ये व्यक्ति मजा ले रहा है उस टॉर्चर वीडियो का। तो ये कुछ एग्जाम्पल्स मैं आपको दिखा रही हूं, और कुछ और नाम भी हैं, उसके बारे में भी मैं आपको बताना चाहूंगी। इसी तरीके से एक मोहम्मद जुबैर का ट्वीट है, ये देखिए। मोहम्मद जुबैर ने क्या लिखा है कि अकॉर्डिंग टू द एप्स्टीन फाइल्स, रवि मांथा managed Fidelity's developing market funds, confirmed by an article on Economic Times published in 2014. Ex-Fidelity Investments Guru Ravi Mantha, according to Epstein files, also worked with Modi in India. अब रवि मांथा जेफरी एप्स्टीन के संपर्क में थे और रवि मांथा मोदी जी के संपर्क में भी थे और मोदी जी ने ऐसे लोगों को बढ़ावा दिया। ये देखिए, confirmed by the Economic Times article published in 2014, ब्रैकेट में है, हाउ हैंडपिक्ड एक्सपर्ट्स लाइक अरविंद पानागरिया, रवि मांथा आर हेल्पिंग नरेंद्र मोदी फाइन ट्यून हिज 2014 पोल स्ट्रेटजी। तीसरा पॉइंट जो मोहम्मद जुबैर का है, इन एन ईमेल टू जेफरी एप्स्टीन, रवि मांथा हैज शेयर्ड हिज फेसबुक आईडी ravi.mantha.au. The Facebook ID matches with the Facebook ID shared on the authors section of Swaraj Mag, Epstein files. और ये कुछ डॉक्यूमेंट्स हैं, इसमें मोहम्मद जुबैर ने, देखिए, ये कुछ ईमेल्स आपको दिखाए हैं। उसी ट्वीट में ये ईमेल भी है, उसकी कॉपी अगर आप क्लोजअप पे देखेंगे तो आपको नजर आएगी रवि मांथा, और ये देखिए रवि मांथा की ये कॉपी नजर आ रही है, उसी मोहम्मद जुबैर के ये ट्वीट में है। ये क्लोजअप आपको उससे पता चल जाएगा। तो ये कुछ डॉक्यूमेंट्स हैं जिससे कि आपको पता चलता है कि ये कहां कहां पॉलिसी चेंजेस में भी, और पॉलिसी का ये एक बड़ा स्कैम था कि भाई ऐसे लोगों को मोदी जी मिलते थे, वो लोग जेफरी एप्स्टीन के टच में थे। तो क्या जेफरी एप्स्टीन मोदी तक पहुंचने के लिए ऐसे लोगों का इस्तेमाल कर रहे थे? इसी के जरिए क्या पॉलिसीज बन रही थी?
क्या इन लोगों ने पॉलिसी का दुरुपयोग किया, ये सारी चीजें हैं। उसके बाद एक और कंपनी का नाम यहां बार बार आ रहा है कि किस तरीके से भारतीय एयरटेल भी ने पंप किया इनटू वायलर्स कंपनीज वन वेब। ग्रेस वायलर उनके कंपनी में भी भारतीय एयरटेल ने मिलियंस एंड मिलियंस को पंप किया। ये कुछ स्क्रीनशॉट्स हैं जो आपको दिखाएंगे, और उसी कंपनी को गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के लाइसेंसेस मिले हैं। तो ये जो पूरी क्रोनोलॉजी है अगर आप समझें तो ऐसा लगता है कि पूरा जो ये नीतियों का इकोसिस्टम था, इसके तार कहीं ना कहीं ऐसा लग रहा है कि जेफरी एप्स्टीन से जुड़े हुए हैं। आज इसको हम समझने की कोशिश करेंगे, क्योंकि ये थोड़ा सा इसको समझना पड़ेगा, इसकी क्रोनोलॉजी कहाँ से शुरू होती है, इसके क्या क्या लिंक्स हैं। आज इस पूरी चीज को समझने की कोशिश करेंगे, लेकिन 2 लाइनों में अगर मैं आपको बताऊं तो ये केवल सेक्स स्कैंडल नहीं है, और इसको यहां समझना पड़ेगा, ये नीतियों का भी बड़ा स्कैंडल है जिसमें कि सरकार इन्वॉल्व है। सरकार की नेटवर्किंग का जो इकोसिस्टम है उसके अंदर लोग इन्वॉल्व हैं। वो लोग जेफरी एप्स्टीन को मेल भेज रहे थे, संपर्क में थे। तो कोई ताजुब की बात नहीं है कि मोदी जी का पूरा इकोसिस्टम इस पर क्यों शांत है। इसी को आज हम समझने की कोशिश करेंगे। हमारे साथ इंडिपेंडेंट मीडिया एनालिस्ट सिद्धार्थ शर्मा लगातार एप्स्टीन फाइल्स के डिस्कशंस में हैं, और सिद्धार्थ को इस बात का क्रेडिट देना पड़ेगा कि वो रोज कोई ना कोई पेज खंगालते हैं और उसका एक नया तर्क लाने की कोशिश करते हैं। तो आज सिद्धार्थ से ही समझूंगी कि ये पूरा माजरा क्या है, इसको हम क्यों आज ये कह रहे हैं कि ये सेक्स स्कैंडल नहीं बल्कि एक बड़ा नीतियों का स्कैंडल है। अब एक एक करके एक के बाद एक सारे केसेस को आप समझाइएगा। और पहले तो ये जो सुलेमान वाला मामला है जहां पे कह रहे हैं कि आई लव द टॉर्चर वीडियो, हाउ आर यू, ओके, वहां से शुरू करते हैं और उसके बाद फिर पूरे क्रम में आप समझाइएगा इस नीतियों के स्कैंडल को। जी सिद्धार्थ, थैंक यू सो मच फॉर ज्वाइनिंग, बोलिए। जी नमस्कार। मेरे ख्याल से एप्स्टीन फाइल अब कोई सेक्स स्कैंडल रहा नहीं। हमें यह ध्यान में रखना है कि जेफरी एप्स्टीन 2008 में खुद ही मान चुके थे कि वो वेश्यावृत्ति करते हैं, और उनको 1 साल की सजा भी हो गई थी। मतलब वो व्यक्ति जिसने 2008 में ये खुद मान लिया था कि वो वेश्यावृत्ति करता है और उसकी सजा भी काट चुका था, वो व्यक्ति 2014 आते आते खुद को दुनिया भर के बड़े बड़े नेताओं को ब्लैकमेल करने का उसने एक बहुत बड़ा गिरोह बना लिया। उस ब्लैकमेल के चलते देशों की नीतियां बदलने लगी। तो सबसे पहली बात यह है कि अब सेक्स स्कैंडल रहा नहीं। एप्स्टीन फाइल के लोग, बड़े बड़े नेता, उद्योगपति, एप्स्टीन फाइल्स के लोग आपस में डील करते हैं। ये अब बिल्कुल स्पष्ट हो गया है कि एप्स्टीन फाइल में जिन लोगों का नाम है वो या तो बड़े बड़े नेता हैं या तो वो बड़े बड़े उद्योगपति हैं, और उस एप्स्टीन फाइल में जो लोग हैं उनका आपस में डील होता है, देशों की नीतियां बदलती हैं और बड़े बड़े ठेके मिलते हैं। ये सब पता चला, सबसे ताजा ये जो चीज है ये आज ही, जब अमेरिका के सांसद हैं थॉमस मैसी वो व्यक्ति हैं जिन्होंने एक और सांसद हैं रो खन्ना करके, भारतीय मूल के, इन दोनों ने मिलकर एप्स्टीन फाइल को पूरा सार्वजनिक करने का एक कानून प्रस्ताव पारित किया, जिसको कि अमेरिकी संसद ने पारित किया। उसके चलते आज की तारीख में 32 लाख से ज्यादा एप्स्टीन फाइल के कागज अब सार्वजनिक रूप से वेबसाइट पर उपलब्ध हैं। तो थॉमस मैसी का कहना था कि हमने जो कानून बनाया था उसके अंतर्गत केवल और केवल पीड़ितों के नाम को आपको ढकना था, क्योंकि पीड़ितों का नाम बाहर आएगा तो उनकी इज्जत का, उनकी गरिमा को ठेस लगती है। लेकिन जो अमेरिकी सरकार ने जो सार्वजनिक फाइल किया उसमें पीड़ितों के अलावा जो जो पीड़ा देते थे उनका भी नाम कहीं बंद किया गया है। इसीलिए कल थॉमस मैसी साहब ने जाके फिजिकली, मतलब वहां पर बैठ के उन फाइलों को देखा, और वो फाइल देख के उन्होंने एक सबसे ताजा खुलासा किया, और वो ताजा खुलासा ये था कि वहां पर उस फाइल में यौन यातना के वीडियोस हैं, मतलब फिजिकल टॉर्चर देते हुए वीडियोस हैं, यौन यातना देते हुए वीडियोस हैं। और ये भेजने वाला जो व्यक्ति है वो डीपी वर्ल्ड नाम की एक बहुत बड़ी कंपनी है, यूएई की, संयुक्त अरब अमीरात की, उसके मालिक हैं सुल्तान अहमद बिन सुलाइम। ये बहुत बड़े विश्वविख्यात शख्सियत हैं, इतने विश्वविख्यात हैं कि जैसे आपने बताया भारत के प्रधानमंत्री तक की उनकी पहुंच है। भारत के प्रधानमंत्री उनसे मिलते हैं तो बहुत गर्व से कहते हैं कि मैं उनसे मिला था। तो इस व्यक्ति का एप्स्टीन के साथ ऐसा संबंध है कि उसने उनके साथ यौन यातना के वीडियोस दिए हैं। अब सवाल ये उठता है कि दुनिया भर में जहां पर भी इस तरह का नाम आ रहा है एप्स्टीन फाइल्स में, जिसका भी, वो फ्रांस के संस्कृति चाहे के मंत्री हो, चाहे नॉर्वे का राजघराना हो, चाहे इंग्लैंड के मंत्री हो, ये सारे लोग अब धीरे धीरे इस्तीफा देना शुरू किए। अभी 1 घंटा पहले फ्रांस के संस्कृति मंत्री ने इस्तीफा दे दिया है, आपकी जानकारी के लिए। अब जो लोग इस्तीफा नहीं दिए हैं, जो सार्वजनिक मतलब संवैधानिक पद पर नहीं है, बिल क्लिंटन जैसे लोग या दलाई लामा जैसे लोग,
ये लोग भी अपना नाम जैसे ही आ रहा है उसमें बिल्कुल स्पष्ट रूप से सफाई दे रहे हैं, कुछ ना कुछ सफाई दे रहे हैं। बिल क्लिंटन ने तो यहाँ तक कहा है कि मुझे आप जेपीसी में बुलाइए, सार्वजनिक रूप से मैं बताऊंगा कि जेफरी एप्स्टीन के साथ हमारे क्या संबंध थे, मैं पूरी 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 बात बताने के लिए सार्वजनिक रूप से तैयार हूं। तो पूरी दुनिया में ये जो एप्स्टीन फाइल है ये अब केवल सेक्स स्कैंडल नहीं रहा, ये बड़े बड़े नेताओं उद्योगपतियों का सांठगांठ, जिसे आप डीप स्टेट कहते हैं, जिसको हम डीप स्टेट कहते हैं। डीप स्टेट का मतलब क्या होता है? एक होती है सरकार, एक होती है सरकार के पीछे कोई एक ऐसा तत्व रहता है जो सरकारों पर इंफ्लुएंस करता है, सरकारों को प्रभावित करता है। उदाहरण के लिए ऑपरेशन सिंदूर का सीज फायर हो, या अमेरिका के साथ एक तरफा ट्रेड डील हो, या ट्रंप साहब अभी हाल फिलहाल में प्रधान जी को कैरियर खत्म करने की धमकी देते हों, चाहे भारत के मंत्री का उद्योगपति का नाम एप्स्टीन फाइल में आता हो, ये सब बताता है अपने आप में कि कहीं ना कहीं भाजपा पर एप्स्टीन फाइल का दबाव है और उसकी चुप्पी चोर की दाढ़ी में तिनका जैसे है। सार्वजनिक लोग भी पूछ रहे हैं कि क्या एप्स्टीन फाइल के दबाव में भारत सरकार अमेरिका की सारे दादागिरियों के सामने चुप है क्या? कोई ऐसा नहीं करता है कि सस्ता ऊर्जा छोड़ के महंगा ऊर्जा खरीदेगा, कोई ऐसा नहीं करता है कि अपने देश में जहां खेती होती है हम बाहर से खाद्य पदार्थ मंगवाएं, खाना मंगवाएं। भारत और अमेरिका का जो अभी फिलहाल ट्रेड डील हुआ है उसमें हम बगल के खाड़ी के देशों से सस्ता तेल छोड़ के सात समुंदर पार अमेरिका से महंगा तेल खरीद रहे हैं। भारत में खुद जब हम दाल चावल उगाते हैं, हम ऐसा देश है जो कि दाल चावल सिर्फ उगाते नहीं है, दूसरे देशों को भी ये करते हैं, एक्सपोर्ट करते हैं, दूसरे देशों को भी निर्यात करते हैं। वैसे में अमेरिका भारत में सस्ता खाना भेजेगा, तो भारत ने इस तरह का डील क्यों एक्सेप्ट किया? इस पर लोग चर्चा कर रहे हैं, सार्वजनिक रूप से चर्चा हो रही है कि कहीं भाजपा के ऊपर एप्स्टीन फाइल का दबाव तो नहीं है। तो ये सब बताता है कि कहीं ना कहीं एप्स्टीन फाइल इतनी बड़ी चीज है कि हर व्यक्ति, खास करके अमेरिकी सरकार, इसको लीवरेज बना के, इसको ब्लैकमेल का टूल बना के, एप्स्टीन तो अब रहे नहीं लेकिन एप्स्टीन फाइल में जिसका भी नाम आ रहा है उसको ब्लैकमेल करके उस देश की नीतियों का परिवर्तन होना शुरू हुआ, देश की नीतियां बदल रही हैं, ऐसा दिख रहा है। एक जो एग्जाम्पल रवि मांथा का है, एक तो सुलेमान का है, चलिए वो तो जो है सो है। रवि मांथा, अरविंद पानागारिया, ये सब तो बड़े रिस्पेक्टेड नाम थे। अब ऐसा लग रहा है कि इनका भी लिंक है। रवि मांथा तो टच में भी थे जेफरी एप्स्टीन के। तो क्या जेफरी एप्स्टीन एक ऐसा गो टू पर्सन था जिसके टच में दुनिया की सारी ताकतें, दुनिया की जितनी भी सत्तारूढ़ दल के लोग हैं, क्या उनकी मजबूरी थी जेफरी एप्स्टीन से बात करना या किसी संपर्क में रहना? हमेशा सबका सेक्स स्कैंडल रहा होगा ये तो मैं नहीं मान सकती हूँ, लेकिन नीतियों के लिए क्या कोई भी विश्व का ऐसा देश है जो कि बचा होगा आज इस तरीके के नीतिगत फैसलों में, या जेफरी एप्स्टीन का कोई लिंक अगर उससे आता है तो? नहीं, दुनिया के ज्यादातर देश बचे हुए हैं। उदाहरण के लिए चीन भारत से बड़ा देश है, भारत से ज्यादा ताकतवर देश है, लेकिन कहीं बहुत ज्यादा चीनियों का नाम इसमें नहीं आ रहा है, बहुत ज्यादा जापानियों का नाम इसमें नहीं आ रहा है, बहुत ज्यादा कनाडा के लोगों का नाम नहीं आ रहा है, बहुत ज्यादा ऑस्ट्रेलिया के लोगों का नाम नहीं आ रहा है। ये सब दुनिया भर के ताकतवर देश हैं। भारत के साथ अगर आ रहा है तो सवाल ये उठता है कि अमेरिका में अगर भारत का एक दूतावास होता है और वहां पर हमारे स्टाफ होते हैं, तो आपको अमेरिका में किसी से बात करना है, अमेरिकी सरकार से बात करनी है आपको, तो आपके पास तो वहां पर अपने आप में आपका दूतावास है, वहां पर आपके एम्बेसडर हैं, वहां पर आपके राजदूत हैं। वैसे में आप अमेरिका के किसी ऐसे व्यक्ति से जो कि पहले से 2008 में, कोई ये नहीं, सबसे बड़ी बात यह है कि 2014 के बाद कोई भी व्यक्ति अगर जेफरी एप्स्टीन से संपर्क में था तो वो ये नहीं कह सकता ना नीलू जी कि उसको पता नहीं था कि जेफरी एप्स्टीन कैसा आदमी है, क्योंकि 2008 में जिस जेफरी एप्स्टीन ने खुद मान लिया था कि मैं वेश्यावृत्ति करता हूं और उसको 1 साल की सजा हो गई थी, तो मुझे बताइए कि एक भी शरीफ आदमी, आप अपने जीवन में एक भी ऐसे आदमी को जानते हैं क्या कि जो कि सजा याफ्ता हो, जो कि जेल भोग के आया हो, जिसको कि किसी आदमी को जेल हो गई हो, उस व्यक्ति को आप जानते हैं, उसके साथ आप संपर्क रखते हैं, उसको आप अपने कार्यक्रमों में बुलाते हैं? क्या? मुझे नहीं लगता आप एक भी व्यक्ति ऐसे व्यक्ति को जानते होंगे या उससे संपर्क होगा जो कि खुद मान लिया हो कि वो अपराधी है और सजा काटा हुआ हो। तो जिस व्यक्ति ने 2008 में अपराध किया, ऐसा खुद माना और उसकी सजा काट लिया था, 2014 के बाद किसी भी देश का कोई भी व्यक्ति, वो भारत सरकार का कोई मंत्री हो, भारत सरकार का कोई उद्योगपति हो, उसको क्या दरकार है उस व्यक्ति से मिलने की? आपको अमेरिका में 15-20 करोड़ लोगों में से आपको किसी ढंग के आदमी नहीं मिले बात करने के लिए? आपका खुद का राजदूतावास है,
आपके खुद के राजदूत हैं, व्हाइट हाउस में आपको जाना है तो आप तो विश्वगुरु हैं, आप तो जहां पर भी जाते हैं लोग आपका पैर पकड़ लेता है, तो आप व्हाइट हाउस में घुस के, आपको व्हाइट हाउस में घुसने के लिए कोई दलाल की जरूरत क्यों पड़ गई? अमेरिकी सरकार के साथ घुसने के लिए आपको दलाल की जरूरत क्यों पड़ गई? एक और बहुत रोचक बताता हूँ, इसीलिए ये जो आपने मांथा साहब का नाम लिया, कि मांथा साहब अगर इतने बड़े व्यापारी हैं, इतने बड़े वो भारत सरकार के साथ भी उनका संपर्क है, भाजपा की सरकार के साथ, अपने आप में बड़ी-बड़ी कंपनियां चलाते हैं, तो मुझे बताइए, आप बहुत बड़ी कंपनी के मालिक हैं, आपका किसी सरकार के साथ नीतियों का संबंध है, आपका जेफरी एप्स्टीन से क्या लेना देना? जेफरी एप्स्टीन तो खुद ही 2008 में बोल चुका था कि वो वेश्यावृत्ति करता है, तो जो वेश्यावृत्ति करता है उसके साथ आप संबंध रखेंगे, तो ये सवाल उठता है नीलू जी, कि एक मंदिर है और मंदिर के बगल में मैखाना है। सामान्य व्यक्ति मैखाने में जाए, मंदिर में जाए, कोई सवाल नहीं करेगा, लेकिन कोई आदमी ये दावा करे कि मैं मंदिर का पुजारी हूं, और वो मंदिर के बदले वो मैखाने से निकलते हुए दिखेगा, तो लोग तो पूछेंगे ना कि तुम तो कह रहे थे तुम मंदिर के पुजारी हो, तो तुमको मंदिर में दिखना चाहिए था, तुम कह रहे हो मंदिर के पुजारी हो लेकिन निकल निकल रहे हो मैखाने से, तो ये तो सवाल किसी का भी उठेगा, और ये जायज सवाल होगा, क्योंकि किसी उसने खुद, उस व्यक्ति का खुद का अगर दावा है कि मैं तो क्या कहते हैं मंदिर का पुजारी हूं, तो आप मैखाने से निकलते हुए नहीं दिख सकते हैं, आपको मंदिर में रहना चाहिए था। उदाहरण के लिए एक बहुत रोचक तथ्य कल मालूम पड़ा, मैं उसको लोगों की जानकारी के लिए देता था। अच्छा देखिएगा, एप्स्टीन फाइल खोजना कोई बहुत मुश्किल बात नहीं है, कोई बहुत बड़ा रॉकेट साइंस नहीं है। हम लोगों के पास, सबके पास जीमेल होता है। किसी एक व्यक्ति ने ना एक बहुत अच्छा चीज बनाया है, जे मेल, जी नहीं जे, जे फॉर जनता। खाली आप अपने गूगल में जाके जेमेल डालिए, एप्स्टीन फाइल की सारी ईमेल अपने आप खुल जाएंगी, और उसमें सर्च कीजिए किसी का भी नाम, वो बता देगा। 32 लाख पेज में से मेरे ख्याल से उन्होंने 17-18 लाख पेज उसमें अपलोड कर दिया है, बाकी काम चल रहा है। अब यहाँ पर जब मैं कल गया तो उसमें एक बहुत मजेदार वाक्य मिला। जेमेल पर वो 2014 में एप्स्टीन ग्रेग वाइलर नाम के एक आदमी के साथ उनका ईमेल वार्तालाप होता है। एक व्यक्ति है 2014 में, एप्स्टीन और ग्रेग वाइलर, ये दोनों 2014 में बात करते हैं। ग्रेग वाइलर की ईमेल हम भी उसको स्क्रीन पर दिखा देंगे ताकि लोग कनेक्ट कर सके, ताकि जब आप एक्सप्लेन कर रहे हैं। जी बोलिए सिद्धार्थ जी। 2014 में ग्रेग वाइलर नाम का आदमी और एप्स्टीन ईमेल में वार्तालाप करते हैं। आश्चर्यजनक रूप से उसमें चर्चा होती है, इंडिया हैज लॉन्चर्स। अब इंडिया वहां पर मतलब एक देश की चर्चा है। ये दो व्यापारी हैं, एक ग्रेग वाइलर जो है वो सैटेलाइट से संबंधित व्यापार उद्योगपति है, बहुत बड़ा उद्योगपति है, टेक्नोलॉजी का उद्योगपति है। उसने काफी सारी चीजें ऐसी भी बनाई है जिसमें कि इलॉन मस्क के साथ उसका कंपटीशन है, सैटेलाइट टेक्नोलॉजी का वो मास्टर है। तो ये ग्रेग वाइलर नाम का आदमी OneWeb नाम की कंपनी चलाता है। इसका एप्स्टीन के साथ ईमेल होता है जिसमें लिखा जाता है कि इंडिया हैज लॉन्चर्स। इंडिया का मतलब एक देश। अब जो लॉन्चर की चर्चा होती है, तो लॉन्चर स्वाभाविक है कि लॉन्चर तो अंतरिक्ष से लेना देना है, या तो वो मिसाइल होगा या तो वो सैटेलाइट रॉकेट होगा। तो अगर लॉन्चर की चर्चा होती है तो ये स्वाभाविक हो गया कि ये चीज अंतरिक्ष से संबंधित है। ठीक है, ये 2014 की बात है। अब आश्चर्यजनक ढंग से 2015 में उस ग्रेग वाइलर की जो कंपनी है OneWeb, उसमें भारती एयरटेल नाम की कंपनी बहुत मतलब करोड़ों सैकड़ों करोड़ रुपया लगाती है। एक दो नहीं, सैकड़ों करोड़ रुपया भारती एयरटेल नाम की कंपनी ग्रेग वाइलर की OneWeb नाम की कंपनी में लगाती है। और ये मजेदार किस्सा होता है कि जब ग्रेग वाइलर और एप्स्टीन के बीच में 2014 में बात होती है कि इंडिया हैज लॉन्चर्स, उसके एक साल के बाद भारती एयरटेल नाम की कंपनी सैकड़ों करोड़ रुपया उस OneWeb नाम की कंपनी में निवेश कर देती है। और सबसे मजेदार बात यह है कि 2022 से 2026 तक, और 2026 का मतलब अभी इस साल चल रहा है, अभी तक मतलब ताजा तरीन हालत यह है कि वो जो कंपनी जिसके अंदर भारती एयरटेल ने सैकड़ों करोड़ रुपए लगाया है, उसको भारत सरकार का 5 अलग अलग लाइसेंस मिलता है। कोई सैटेलाइट सर्विस का लाइसेंस मिलता है, कोई ब्रॉडबैंड का सर्विस मिलता है, महसाना गुजरात में कुछ लगाने का सर्विस टेंडर मिलता है, सैटेलाइट मोबाइल सर्विस खोलने का ठेका मिलता है। और ये सब आश्चर्यजनक रूप से ये सारे जो ठेके मिल रहे हैं ये अंतरिक्ष से संबंधित, इनका रिपोर्टिंग सीधे भारत के प्रधानमंत्री कार्यालय में होता है। अब इसका मतलब क्या है कि 2014 में जो व्यक्ति ने इंडिया और लॉन्चर की चर्चा की जेफरी एप्स्टीन के साथ, अब मुझे समझ में नहीं आ रहा है कि जेफरी एप्स्टीन तो 2014 में खुद ही सजा याफ्ता था, वो एक वेश्यावृत्ति का सजा याफ्ता था। उससे OneWeb नाम की कंपनी का मालिक क्यों बात करता है? और उसको कैसे पता, जेफरी एप्स्टीन को कैसे पता कि भारत के पास लॉन्चर है? वो तो वेश्यावृत्ति करने वाला दलाल है,
अब वो दलाल को रॉकेट साइंस के बारे में कैसे पता? और वो ये जो बात करते हैं, उसके 1 साल के अंदर भारतीय एयरटेल नाम की कंपनी उस कंपनी में जाके सैकड़ों करोड़ लगाती है, और आज की तारीख तक उस कंपनी को अब भारत के प्रधानमंत्री कार्यालय से जो संचालित होता है, वैसे ठेके मिल रहे हैं। तो इसका मतलब क्या है? कहीं ये कोई गैर कानूनी है क्या? पता नहीं। न तो हमें ये पता है कि ये गैर कानूनी है, न तो हमें ये पता है कि कहीं कोई गलत काम हुआ है। लेकिन अगर आप चाल चरित्र चेहरा का दावा करती है बीजेपी, तो उसकी अनैतिकता पर तो सवाल उठेगा ना कि ये सब आपका ये क्यों ऐसा हो रहा है कि जेफरी एप्स्टीन से संबंधित सारे लोग या तो भाजपा के निकल रहे हैं, या तो भाजपा के नियुक्त निकल रहे हैं, या तो भाजपा को चंदा लेने वाले निकल रहे हैं। भाजपा के अलावा किसी का नाम जेफरी एप्स्टीन में नहीं आ रहा है, न तो विपक्ष में किसी का आ रहा है, न तो राहुल गांधी का नाम आ रहा है, न तो अरविंद केजरीवाल का नाम आ रहा है, न तो ममता बनर्जी का नाम आ रहा है, न तो अखिलेश यादव का नाम आ रहा है, न तो स्टालिन का नाम आ रहा है, और तो और बीजेपी के खुद के सहयोगी दलों में से किसी का नाम नहीं आ रहा है। न तो नीतीश कुमार का नाम आ रहा है, न तो शिवसेना के किसी का नाम आ रहा है, न ही चंद्रबाबू नायडू का नाम आ रहा है। ये केवल और केवल बीजेपी का ही क्यों आ रहा है? या तो ये लोग बीजेपी के पार्टी के बहुत बड़े बड़े नेता होते हैं, या तो ये बीजेपी के द्वारा नियुक्त लोग होते हैं, या तो ये बीजेपी को दान देने वाले बड़े बड़े उद्योगपति होते हैं। अब सवाल ये उठता है कि आप अगर सुबह से शाम तक पिछले 12 साल से इस देश को चाल चरित्र चेहरा का भाषण देते थे कि अपना चाल चरित्र चेहरा कैसे रखो, तो मुझे ये बताइए कि दुनिया भर में, अमेरिका में आपको मिलने के लिए वही व्यक्ति मिला था, जेफरी एप्स्टीन से ही आपका संपर्क होना था क्या? आप अपने यहाँ पर गांधीनगर में बुला के अगर किसी को बिठाना है, किसी बहुत बड़े इस्लामिक देश के बहुत बड़े नेता को, जो संयुक्त अरब अमीरात का कोई अगर शेख है, तो वो सुल्तान अहमद बिन सलायम ही मिला क्या, जो अपने ही खुद ही एप्स्टीन को वीडियो भेज रहा है यौन यातना का? मुझे ये बताइए कि क्या संयुक्त अरब अमीरात में अच्छे लोग नहीं होंगे क्या? शरीफ लोग नहीं होंगे क्या? सज्जन लोग नहीं होंगे क्या? तो ये सारे छटे हुए बदमाशों से ही उठना बैठना हो रहा है। और जब ये सवाल उठाया जा रहा है तो बीजेपी पूरी तरह से चुप्पी साधे हुए है, जबकि दुनिया में आज की तारीख में किसी ने भी चुप्पी नहीं साधी है। दलाई लामा जैसे का भी नाम आ रहा है तो वो खुल के आके बोल रहे हैं कि नहीं, इससे मेरा कोई लेना देना नहीं है। क्लिंटन साहब का नाम आ रहा है तो क्लिंटन बोल रहे हैं मुझे बुला लो, मैं सब कुछ बोलूंगा। बिल्कुल बिल्कुल नहीं। आप ये देखिए, यूके में तो इंक्वायरी भी शुरू हो गई, और हम लोगों ने यशवंत सिन्हा का इंटरव्यू किया पब्लिक इंडिया पर, तो उन्होंने भी यही कहा कि देखिए, अगर बाकी देश अगर इस पर इंक्वायरी कर सकते हैं तो हम क्यों नहीं कर सकते। लेकिन जो आप एक्सप्लेन कर रहे हैं, जो पॉलिसी स्कैम है, ऐसा लग रहा है कि इसके तार बहुत दूर दूर तक जुड़े हुए हैं, और ऐसा लग रहा है कि अगर एक परत खुलेगी तो पता नहीं और कितने परत इसमें से निकल आएंगे। तो क्या ये इतना बड़ा वेब है, एक इतना बड़ा क्या जेफरी एप्स्टीन ने जाल फैलाया हुआ था कि भारत के पावरफुल लोग, और पिछले 11 सालों से जो सत्ता में है, ये सबको पता है कि कौन लोग हैं वो, किनका इकोसिस्टम इस समय पावरफुल इकोसिस्टम कहलाता है। तो क्या जेफरी एप्स्टीन को ये बातें पता थी, और इसी वजह से उद्योगपति से लेके पॉलिटिशियन से जुड़े हुए लोगों तक सभी के तार जुड़े हुए। ऐसा लग रहा है कि अब तो ऐसा महसूस हो रहा है कि सभी के तार इसमें जुड़े हुए हैं, और कोई भी इसमें से साफ दूध में से धुल के नहीं निकल सकता। नहीं, अगर तार नहीं जुड़े हुए होते तो फ्रांस के संस्कृति मंत्री काहे के लिए इस्तीफा देते? अगर तार नहीं जुड़े हुए होते एप्स्टीन के साथ, तो इंग्लैंड के लेबर पार्टी के बहुत बड़े भूतपूर्व मंत्री इस्तीफा क्यों देते? उसको कीथ स्टारमर, वहां के इंग्लैंड के जो प्रधानमंत्री है, वो इस पर सार्वजनिक बयान क्यों देते? नॉर्वे का राजघराना इस पर बयान क्यों दे रहा होता कि हमसे गलती हो गई? नॉम चॉम्स्की जैसा इतना बड़ा लेखक, आज वो बेचारे 90 साल के हैं, वो कहीं बेड रिडन है, वो तो बोलने लायक भी नहीं है, लेकिन उनकी पत्नी सामने आके बोल रही है कि हम माफी चाहते हैं। तो इसका मतलब ये है कि यहाँ पर तो ये स्पष्ट हो गया कि ये लोग सभी नीतिगत निर्णयों में, यहाँ पर वो एक डीप स्टेट चल रहा था, एक पैरेलल गवर्नमेंट चला रहे थे। एप्स्टीन जो है वो लोगों को, उद्योगपतियों को और बड़े बड़े राजनेताओं को अपनी हवेली पे बुलाते थे। वो हवेली नहीं था, वो एक उनका टापू था जिसको आप हवेली कह सकते हैं। उस टापू पर बुलाते थे, वहां पर रंगरलियां मनती थी, वो रंगरलियों को एप्स्टीन रिकॉर्ड कर लेता था। उसके बाद उन देशों के लोगों को कहता था कि तुम दोनों को ये डील करना है, नहीं डील करोगे तो ये ब्लैकमेल हमारी तरफ से तैयार है। आज वो सारे फाइल, ये जो कुछ चीजें एप्स्टीन के पास थी, वो 32 लाख पन्ने आज अमेरिकी सरकार के पास पहुंच गए हैं। अब मुझे बताइए कि ब्लैकमेल का अगर सामान जेफरी एप्स्टीन के साथ था, तो जेफरी एप्स्टीन तो ब्लैकमेल करता था,
किसी एक व्यक्ति को, किसी एक उद्योगपति को, किसी एक मंत्री को, किसी एक राजदूत को। लेकिन ये सारा का सारा फाइल मिला के अगर अमेरिकी सरकार के पास आज 32 लाख पेज आ गया और इस बीच में जेफरी एप्स्टीन इतना बड़ा शैतान के रूप में प्रचारित हो गया, तो जेफरी एप्स्टीन के फाइल में आपका नाम है, आप हमारी बात मानिए, नहीं तो वो नाम बाहर होगा। ये तो ब्लैकमेल का पूरा अमेरिकी सरकार के पास एक बहुत बड़ा हथकंडा है। इसीलिए ऑपरेशन सिंदूर का सीज फायर हो 70 बार ट्रंप ने बोल दिया कि मैंने सीज फायर करवाया, भारत ने कभी एक बार भी जवाब नहीं दिया। एक तरफा ट्रेड डील हो रही है आपकी, सारी दुनिया सवाल कर रही है, विपक्ष से लेके सोशल मीडिया पर सामान्य लोग सड़क पर सवाल पूछ रहे हैं, किसान आंदोलन करने पर आए हुए हैं, आप बताने के लिए तैयार नहीं हैं। एक मंत्री को पूछते हैं, उद्योग मंत्री को, कॉमर्स मिनिस्टर को, तो कहते हैं फिर विदेश मंत्री को पूछिए, विदेश मंत्री को पूछते हैं तो कहते हैं कॉमर्स मंत्री को पूछिए। ये तो समझ में आ रहा है कि जेफरी एप्स्टीन ब्लैकमेल भी करते थे, उन्होंने सारी रिकॉर्डिंग्स की, लोगों ने देखा किस तरीके के टॉर्चर वीडियोस हैं, छोटी छोटी लड़कियों के साथ बदमाशियां की, लेकिन डील के लिए ब्लैकमेल जेफरी एप्स्टीन करते थे। तो इसमें जेफरी एप्स्टीन का क्या फायदा होता था? क्या इन सारे रसूख वाले लोगों ने और जो पावरफुल और इन्फ्लुएंशियल लोग हैं, क्या उन्होंने जेफरी एप्स्टीन को इसके लिए पैसे दिए होंगे? ही मस्ट हैव बीन पेड मिलियंस एंड मिलियंस ऑफ डॉलर्स फॉर दिस टू कीप क्वाइट। जेफरी एप्स्टीन बहुत ही अमीर आदमी था, अपने आप में इन्वेस्टमेंट बैंकर था, उसका अपना प्राइवेट टापू था, उसका अपना प्राइवेट हवाई जहाज था। तो वो अपने आप को, उसका जो उतना बड़ा क्या कहते हैं लॉजिस्टिक्स, उसका जो अपना एक संसार, वो पैरेलल यूनिवर्स चला रहा था, वो एक अपने आप में एक केवल सरकार नहीं, वो पूरा का पूरा एक टापू चला रहा था। इसका मतलब वो पूरा का पूरा एक अलग ग्रह चला रहा था। उस ग्रह पर आने जाने वाले लोग भी अलग थे। उस ग्रह पर बच्चियों को आज ताजा न्यूज मिला है कि 9 साल की बच्ची के साथ वहां पर यौन शोषण हुआ है। 9 साल की बच्ची, सोचिए, 9 साल की बच्चों के साथ वहां पर यौन शोषण हुआ है। किसी किसी ईमेल में तो यहाँ तक चर्चा आने लगी है, कुछ लोगों ने आरोप लगाया है कि वहां पर नरबलियां भी चली हैं और नरभक्षण भी हुआ है, नरमांस भक्षण भी हुआ है। तो मुझे बताइए, ये पूरा का पूरा वो अगर इकोसिस्टम चला रहा था तो उसके साथ आपको उठने बैठने की जरूरत क्या थी? आज जो आप 9 साल की बच्ची का जिक्र कर रहे थे, ये वियॉन का एक ट्वीट है जिसको मैं पढ़ देती हूँ। Redacted Epstein files show his youngest victim was just 9, names a senior foreign official. इसका मतलब कि कोई बहुत सीनियर ऑफिशियल इसमें इन्वॉल्व था, कोई फॉरेन ऑफिशियल जिसकी बात हो रही है। हाँ, तो अब क्या हो गया है नीलू जी, अब जेफरी एप्स्टीन जिंदा नहीं रहा। अब ये मामला पूरा का पूरा अमेरिकी सरकार के पास आ गया है। और इस बीच में क्या हो गया है कि जेफरी एप्स्टाइन के फाइल में नाम आने का मतलब ही है कि आप बदनाम हो गए। देखिए, कहीं पर भी फ्रांस के संस्कृति मंत्री ने जेफरी एप्स्टाइन के साथ कोई गलत काम कर रहा था ऐसा नहीं आया, बस उसका नाम आ गया, इतनी बदनामी हो गई कि उसने रिजाइन कर दिया। नॉर्वे का राजघराना, कहीं पर ऐसा नहीं आया कि नॉर्वे का राजघराना कोई जेफरी एप्स्टाइन के साथ गलत काम कर रहा था, लेकिन गलत आदमी के साथ दिख गया तो उसको रिजाइन करना पड़ा। इंग्लैंड के एक मंत्री हैं, वहां के इंग्लैंड के प्रधानमंत्री हैं कीर स्टारमर, उन्होंने सार्वजनिक रूप से माफी मांगी और उनको पार्टी से निकाला। उस व्यक्ति ने मैंडलसन कुछ नाम था, कहीं पर ऐसा कोई प्रमाण नहीं है कि वो एप्स्टीन के साथ कोई गलत काम कर रहा था, लेकिन नाम उसके साथ आ गया, उसको निकलना पड़ा। आज मुझे बताइए कि दलाई लामा का जो क्या आया है कि दलाई लामा कोई गलत काम कर रहे थे, कहीं आ गया कि दलाई लामा एप्स्टीन के साथ कोई संबंध था, तो दलाई लामा को आके स्पष्टीकरण देना पड़ा कि नहीं, मेरा कोई संबंध नहीं था। तो मेरा ये अब मानना है, ये मेरा मानना नहीं है, तर्क ये बताता है कि जेफरी एप्स्टीन अगर व्यक्तिगत रूप से रहता तो वो ये जो लोग व्यक्तिगत रूप से संबंधित थे ना, उनको वो ब्लैकमेल करता। अब ये सारे के सारे फाइल पहुंच गए हैं अमेरिकी सरकार के पास। अब अमेरिका, और इस बीच में जेफरी एप्स्टाइन के फाइल में नाम आने का मतलब ही है कि आप बहुत बदनाम हो गए हैं। तो हो सकता है कि अमेरिकी सरकार भारत सरकार के ऊपर ट्रेड डील के लिए ये कहे कि मेरा वाला ट्रेड डील मानो, नहीं तो एप्स्टीन के फाइल में, फलाने फाइल में तुम्हारा नाम है, उसको सार्वजनिक कर दूंगा। ये अब अमेरिकी सरकार ब्लैकमेल कर रही है। देखिए, एक बंदूक है, एक मिनट नीलू जी, एक बंदूक है, बंदूक आपके हाथ में रहे या हमारे हाथ में रहे, चलेगी तो सामने वाले को उतनी ही चोट करेगी। मेरा ये मानना है कि पहले ये ब्लैकमेल की बंदूक एप्स्टीन के पास थी, अब ये ब्लैकमेल की बंदूक अमेरिकी सरकार के पास पहुंच गई है। बिल्कुल बिल्कुल सही बात आप कह रहे हैं कि ये अब एप्स्टीन फाइल के जरिए जितने भी देश हैं उनके ऑफिशियल्स को, उनके पॉलिटिशियंस को, उनके स्टेट हेड्स को इसी तरीके से ब्लैकमेल किया जा रहा है। तो अब मेरा आखिरी सवाल है सिद्धार्थ, की कुल मिलाकर अब खाली ये सेक्स स्कैंडल नहीं है और उसके अलावा ये एक बड़ा नेटवर्किंग स्कैंडल है, एक बड़ा पॉलिसी स्कैंडल है जिसमें कि बिजनेस इंटरेस्ट भी इन्वॉल्व है। अंत में इस पर क्या कहेंगे और इसी एंगल से?
बहुत संक्षेप में। हाँ, मेरे ख्याल से जिस तरीके से चल रहा है, जिन लोगों ने इसको सार्वजनिक किया है, सेनेटर थॉमस मैसी और रो खन्ना, इन्होंने बोल दिया है कि ये वाटरगेट स्कैंडल से भी बड़ा स्कैंडल है। वाटरगेट इतना बड़ा स्कैंडल था कि आज तक अमेरिकी इतिहास में कोई भी अमेरिका का राष्ट्रपति इस्तीफा नहीं दिया है, लेकिन वाटरगेट स्कैंडल में निक्सन साहब को इस्तीफा तक देना पड़ा था। तो इनका कहना है कि ये वाटरगेट स्कैंडल से बड़ा स्कैंडल है, और जिस तरीके से घंटे घंटे भर में इसमें नए नए चीजें निकल रही है। फिर से मैं बता रहा हूँ, 32 लाख पन्ने हैं नीलू जी। ये रोज कोई ना कोई नया चीज पढ़ेगा, कोई ना कोई नया चीज लाएगा। अब जैसे इसमें 9 साल की बच्ची का जो चर्चा है, ये पिछले 1 घंटे में निकला है। आप देखिए वो न्यूज कितने कितने देर पहले है। आप अगर वो ट्विटर देखिए तो हार्डली वो 2-3 घंटा पुराना है। उसमें ये जब कहा जाता है कि सुल्तान अहमद बिन सुलाइम का नाम आ रहा है, तो ये तो 5-6 घंटा पहले नाम आया है। तो ये इतना बड़ा ये हनुमान जी की पूंछ है, इतनी लंबी हनुमान जी की पूंछ है, ये बढ़ती जा रही है। इसीलिए हर घंटे, हर 2 घंटे, हर 6 घंटे, हर दिन कुछ ना कुछ नया निकलने वाला है। ऐसे में ये अब स्पष्ट है कि भाजपा से संबंधित लोगों का नाम एप्स्टीन फाइल में आ चुका है। कहीं किसी का ये नहीं कहना है कि उन्होंने एप्स्टीन के साथ कोई गलत काम किया था। फ्रांस का संस्कृति मंत्री जिसने इस्तीफा दिया, उसको वो भी कोई गलत काम करते हुए नहीं पाया गया था, बस नाम आ गया उसके साथ, इसीलिए आपको रिजाइन करना पड़ा। ऐसे में भारत के बड़े बड़े मंत्रियों का नाम एप्स्टीन फाइल में आ चुका है, भारत के बड़े बड़े उद्योगपतियों का नाम एप्स्टीन फाइल में आ चुका है, ऐसे ऐसे लोगों का नाम एप्स्टीन फाइल में आ चुका है जो गंदे गंदे यातना के वीडियोस एप्स्टीन को भेजते थे, उसका आनंद लेते थे, यौन यातना का। और वैसे वैसे लोगों को भारत सरकार अपना अधिकृत रूप से उनको अपना मेहमान बनाती थी, प्रधानमंत्री कार्यालय में तक उनका पहुंच था। आज ऐसी स्थिति है कि एप्स्टीन फाइल में जिसका नाम आता है, उसके साथ उसकी कंपनी में जिस व्यक्ति का नाम एप्स्टीन फाइल के नाम में आता है, उस कंपनी में भारत की कोई कंपनी सैकड़ों करोड़ पैसा लगाती है। उस कंपनी को आज अंतरिक्ष विभाग के द्वारा आपको ठेके मिल रहे हैं। अंतरिक्ष विभाग सीधे सीधे प्रधानमंत्री कार्यालय के अंतर्गत आता है। इतना सारा अगर चीजों में दुनिया भर में दूसरे देशों में जिसका नाम आ रहा है एप्स्टीन फाइल में, वो या तो सफाई दे रहा है, या तो इस्तीफा दे रहा है, या तो पूरा का पूरा उसको खंडन कर रहा है। जिस तरह से दलाई लामा ने कहा कि नाम आया होगा, लेकिन हम तो आपको कसम खा के बोलते हैं, हमारा एप्स्टीन से कभी ना मेरी मुलाकात है, ना मैं कभी उनसे मिला हूं, ना तो मैंने संपर्क किया है। ऐसी स्थिति में क्या ये सब बिल्कुल मतलब स्वाभाविक नहीं है कि भाजपा, जो कि उसका नारा ही है चाल चरित्र चेहरा अलग है, उसको कहीं ना कहीं इस चीज को आप मौन तो नहीं रह सकते। आपको आगे आके कहना पड़ेगा कि एप्स्टीन फाइल में जो भी आ रहा है वो झूठा है। सीधा कहिए, हम ये कहाँ कह रहे हैं कि गलत कुछ हुआ है। आप भाजपा को तो ये खुल के आके कहना चाहिए, जिस तरह से दलाई लामा ने कहा कि ये पूरा का पूरा इसमें हमारा नाम या भाजपा से संबंधित जिसका भी नाम आ रहा है वो पूरा झूठा है। एप्स्टीन फाइल पूरी तरह से झूठ है। एप्स्टीन फाइल नाम की कोई चीज है नहीं। एप्स्टीन फाइल में हमारा नाम से हमारा कोई लेना देना नहीं है। इस तरह का स्पष्टीकरण भी अगर आप नहीं देंगे, आप अगर चुपचाप बैठे रहेंगे, तो एप्स्टीन फाइल इस गलतफहमी में नहीं रहिए कि गर्मी के लू के मौसम में ना, फरीदाबाद और दिल्ली में नीलू जी, गर्मी के मौसम में कभी कभी 1-2 घंटे के लिए आंधी चलती है, 1-2 घंटे के लिए धूल भरी आंधी चलती है। उतनी देर के लिए आप सोचिए कि हम घर में बैठ जाएंगे, आंधी खत्म होगी, बाहर निकल जाएंगे। ये वो आंधी नहीं है। ये एक समुद्र के नीचे बहुत बड़ा भूकंप हुआ है। अभी सुनामी शुरू नहीं हुई है, भूकंप हुआ है। भूकंप के बाद सुनामी समुद्र में तैयार होती है, उसके बाद उसको आके जमीन पर वो सुनामी का असर पड़ते पड़ते घंटों लग जाते हैं। ये जो एप्स्टीन फाइल है, ये समुद्र के भीतर की एक बहुत बड़ा भूकंप है, जिसके चलते पूरा समुद्र का पानी हिल चुका है। ये जो सुनामी है, ये अब आने वाली है। इसकी पहली लहर भारत के तट पर पहुंच गई है। सुनामी के बारे में पता है, एक लहर आती है, उसके पीछे दूसरी लहर बड़ी होती है, उसके पीछे तीसरी लहर और बड़ी होती है, उसके बाद सबसे अंतिम लहर जो होती है वो सबसे बड़ी मारक होती है। तो ये अगर भाजपा का इकोसिस्टम ये गलतफहमी में है कि ये कोई लू के मौसम में, गर्मी के मौसम में आधे घंटे के लिए एक आंधी, धूल भरी आंधी चल रही है, आप आंख पर पट्टी बांध के या किसी घर में झोपड़ी में आंख बंद करके बैठ जाइए तो धूल भरी आंधी चली जाएगी, फिर से आसमान साफ हो जाएगा, ये ऐसी चीज नहीं है। ये समुद्र के नीचे का भूकंप है। इसके बाद पूरे समुद्र का पानी के अंदर कोलाहल हो चुका है, सुनामी उठ चुकी है। सुनामी की पहली लहरें आपके भारत के तट पर पहुंची है। इसके आने वाले पीछे वाली जो लहरें हैं, ये इससे बहुत बड़ी होने वाली हैं। और इसमें भाजपा के पास, मेरे ख्याल से अब भाजपा को इस पर मौन रहना, क्योंकि आप मौन रहेंगे तो मौनम सम्मति लक्षणम कहा जाता है। आप चुप रहेंगे तो चोर की दाढ़ी में तिनका साबित हो जाएगा।
चलिए, आपका बहुत बहुत शुक्रिया सिद्धार्थ, थैंक यू सो मच फॉर ज्वाइनिंग, थैंक यू।